Hello friends, yours most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to teach about characteristics of prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल के लक्षण या विशेषताओं के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर भी हमने ड्रा करके बताया था और सारी डिटेल्स हमने स्ट्रक्चर के बारे में बताए थे। अब आज हम जिक्र करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। मीन्स प्रोकैरियोटिक कोशिका के क्या लक्षण होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और क्या विशेषताएं होती हैं। आइए देखते हैं, इस टॉपिक के अंतर्गत स्टार्ट करते हैं। देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन एनी प्रोकैरियोटिक सेल। कई प्रकार के लक्षण प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल से अलग बनाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल से अलग बनाते हैं। तो सबसे पहला है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का अभाव होता है। मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस या सत्य केंद्रक का अभाव होता है। इसमें न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियाइड पाया जाता है जिसमें फ्रीली डीएनए फ्लोट होता रहता है, तैरता रहता है। सेकेंड पॉइंट, इसमें ट्रू हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट होता है। थर्ड, इसकी साइज क्या होती है आज हम ये आपको बताएंगे। और इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, इसको हम डिफाइन करेंगे। एंड मीजोसोम की क्या भूमिका होती है किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में, और मीजोसोम का फॉर्मेशन होता है, कैसे मीजोसोम बनता है, और बॉडी के लिए मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल बॉडी के लिए मीजोसोम क्या कार्य करता है, कैसे बॉडी का हेल्प करता है। उसके बाद हम आपको बताएंगे राइबोसोम के बारे में कि कैसे ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। सो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में फर्स्ट है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत या प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस का एब्सेंस होता है। मीन्स न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। अगर हम यूँ कहें कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो ये बात और भी ज़्यादा सही है। तो आप इसे जानिए कि न्यूक्लियस जो होता है, अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात आए तो उसमें यह बात लिखना होगा कि ट्रू न्यूक्लियस आर नॉट फाउंड इन एनी प्रोकैरियोटिक सेल। आइए जानते हैं एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। द जेनेटिक मटेरियल डीएनए, क्योंकि इसमें चूँकि केंद्रक का अभाव होता है, न्यूक्लियस का अभाव होता है, तो उसके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, द जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जो उसका जेनेटिक आनुवंशिक सामग्री होता है, आनुवंशिक मटेरियल होता है डीएनए, आर फाउंड इन फ्लोटिंग फॉर्म। जब इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं तो ये डीएनए, इनके जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होते हैं वो तैरती हुई अवस्था में पाए जाते हैं, फ्लोटिंग रूप में पाए जाते हैं इन एन ओपन एरिया, एक खुले हुए क्षेत्र में। और ये एकदम साइटोप्लाज्म में के भाग में एकदम बीचों बीच पाए जाते हैं, विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियाइड, जिसे हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। मीन्स इन द प्रोकैरियोटिक सेल ट्रू न्यूक्लियस आर नॉट फाउंड इन द प्लेस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस। इन द प्लेस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस a nucleide is found in which DNA floating freely। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और इसके जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होते हैं वो फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में होते हैं और जिसे हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। और ये एकदम पूरी तरह से खुला स्पेस होता है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती है इसके अंतर्गत। सेकेंड पॉइंट, ट्रू हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल। चूँकि दोस्तों आपको हम बता दें कि यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका ये जो है प्रिमिटिव टाइप की सेल होने के कारण इसमें ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता और इसमें ट्रू हिस्टोन प्रोटीन भी अनुपस्थित होता है। जैसे अगर हम किसी बैक्टीरियल सेल की बात करें, बैक्टीरिया की कोशिका की बात करें जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आता है, तो उस बैक्टीरियल सेल में ट्रू हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है।
मीन्स सत्य हिस्टोन प्रोटीन जैसे कि यूकैरियोट्स में पाया जाता है उस टाइप से इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, बल्कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन की जगह पॉलीएमाइंस पाया जाता है। जो पॉलीएमाइंस जो है हिस्टोन प्रोटीन की तरह कार्य करता है। यही चीज़ है कि ट्रू हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल आर प्रोकैरियोटिक सेल बट पॉलीएमाइंस आर फाउंड ऑन द प्लेस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन बैक्टीरियल सेल में हिस्टोन प्रोटीन की जगह पॉलीएमाइंस पाया जाता है। ऑन द प्लेस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन मीन्स हिस्टोन प्रोटीन के प्लेस पर हिस्टोन प्रोटीन की जगह इसमें पॉलीएमाइंस पाया जाता है किसी भी बैक्टीरियल सेल में। बट लेकिन यहाँ पर देखिएगा कुछ अपवाद हैं। बट इन द आर्चिया और आर्किया और आर्चिया दोनों पढ़ेंगे। बट इन द केस ऑफ आर्किया, लेकिन आर्किया के केस में आर्किया भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं और आर्किया सूक्ष्मजीवों का कुछ समूह होता है। तो बट इन द केस ऑफ आर्किया, लेकिन आर्किया के केस में इन सम केसेस, कुछ केसेस में हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स आर फाउंड। आर्किया के केस में मीन्स कुछ ही केस में हिस्टोन की तरह प्रोटीन जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो आपने जाना कि बैक्टीरियल सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, उसकी जगह पॉलीएमाइंस पाया जाता है। और आर्किया की अगर बात करें हम, दोनों प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आता है। तो अगर हम आर्किया की बात करें तो आर्किया के सम केसेस में हिस्टोन की तरह प्रोटीन पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल कैरेक्टरिस्टिक्स के थर्ड पॉइंट को। इसमें है साइज। इनकी प्रोकैरियोटिक सेल बॉडी की साइज़ क्या होती है, तो हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था और फिर बता रहे हैं कि इनकी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ये काफ़ी प्रिमिटिव टाइप के सेल होते हैं, काफ़ी प्राचीन टाइप के सेल होते हैं, सॉल्ट होते हैं, स्ट्रक्चर में ये बहुत छोटे होते हैं और इनकी साइज़ जो होती है 0.1 से 5 माइक्रोन मीटर अप्रॉक्सीमेटली। लगभग इनकी साइज़ 0.1 से 5 तक में माइक्रोन मीटर, सोचिए माइक्रोन मीटर कितना छोटा होता है, उसमें भी 0.1 से 5 माइक्रोन मीटर तक पाया जाता है लगभग। इसकी साइज़ जो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद मेज़र हुई है वो 0.1 से 5 माइक्रोन मीटर अप्रॉक्सीमेटली मीन्स लगभग इतनी मानी गई है। क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप के सेल हैं तो इनकी साइज़ भी काफ़ी स्मॉल होने के कारण इनकी साइज़ लगभग इतने से इतने के बीच ही पाई जाती हैं। फोर्थ पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, नो ऑर्गेनेल्स मीन्स इसमें जितने भी ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड कहलाते हैं, ऐसे कोई भी ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। नो ऑर्गेनेल्स या इसको आप कहेंगे एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी कॉम्प्लेक्स, इस प्रकार से एक्सेट्रा, इस प्रकार से और भी मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्गी कॉम्प्लेक्स जैसी जटिल संरचनाएं इसमें नहीं पाए जाते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इस प्रकार के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की अनुपस्थिति होती है। मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में। तो वही चीज़ें, नो ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा आर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जितने भी झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। 5 पॉइंट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। मीजोसोम, आइए देखते हैं मीजोसोम क्या है। व्हेन द सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड्स इनसाइड, दोस्तों जब हम आपको बताए थे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, तो हमने आपको वहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर कैप्सूल के नीचे, आप देखे होंगे अगर फिगर, तो कैप्सूल के जस्ट नीचे पाया जाता है सेल वॉल और सेल वॉल के जस्ट नीचे पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो उसी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। व्हेन द सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड्स इनसाइड, जब कोशिका का मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड होता है, मीन्स जैसे कि कोई भी सेल बॉडी है, जैसे मान लीजिए आप यही कोई सेल बॉडी है और यहाँ से इसका जो होता है ये ऐसे इनफोल्ड हो जाता है, यही स्ट्रक्चर है, ये ऐसे इनफोल्ड हो जाता है।
तो इसी स्ट्रक्चर से जो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं मीजोसोम। इसको इसी इन्वेजिनेशन को हम कहते हैं मीजोसोम। तो मीजोसोम जो होता है इसमें पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो ये मीजोसोम किस लिए होता है, तो आप ये समझ गए होंगे कि मीजोसोम क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, व्हेन द सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड्स इनसाइड, जब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड होता है, मीन्स अंदर की तरफ घुसता है, अंदर की तरफ मुड़ता है, सो न्यू स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड, तो एक इन्वेजिनेशन से एक नया स्ट्रक्चर बनता है, एक नई संरचना बनती है, कॉल्ड एज मीजोसोम। उसे ही हम मीजोसोम कहते हैं। आप समझ गए होंगे, सेल मेम्ब्रेन के या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग के द्वारा जो अंदर की तरफ स्ट्रक्चर नई बन जाती है, जैसे अभी मैंने फिगर में दिखाया, तो एक नया ऐसा स्ट्रक्चर अंदर की तरफ बन जाता है, इसे ही हम मीजोसोम कहते हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पायरेशन। और मीजोसोम के कार्य क्या क्या हैं इसे आप देखिए, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। मीजोसोम के कार्य होते हैं कि मीजोसोम के कारण प्रोकैरियोटिक सेल बॉडी जैसे कि बैक्टीरिया और आर्किया अपने रेस्पिरेशन में श्वसन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इस प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम के माध्यम से ही रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस को प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट करते हैं मीजोसोम के द्वारा। एंड रेस्पिरेशन के थ्रू ये मीजोसोम जो है रेस्पिरेशन का कार्य करता है बॉडी में, सेल डिवीजन और कोशिका विभाजन का कार्य करता है। मीजोसोम के एक ही कार्य नहीं है, 3 या 4 कार्य हैं। तो फर्स्ट है रेस्पिरेशन। मीजोसोम जो है वो रेस्पिरेशन या श्वसन का कार्य करता है प्रोकैरियोटिक सेल बॉडी में, एंड सेल डिवीजन और कोशिका विभाजन का कार्य करता है। और इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका विभाजन जो होता है वो अक्सर जो होता है एसेक्सुअली होता है, अलैंगिक रूप से होता है, और जिसके थ्रू सेल डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट्स में। बाइनरी फिजन के थ्रू सेल डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट्स में, और बाद में जाकर इनके 2 पार्ट्स जो होते हैं अलग अलग एक नई प्रोकैरियोटिक सेल बना लेते हैं। और इन सब प्रोसेस में कॉन्जुगेशन के थ्रू सेल डिवीज़न होता है, और भी कई प्रोसेस है जिनके थ्रू सेल डिवीज़न होता है। तो इस प्रकार से रिप्रोडक्शन में सेल डिवीज़न के अंतर्गत ये इनकी जो सेल्स नई कोशिकाएं बनती हैं, मीन्स पुराने प्रोकैरियोटिक सेल जब डिवाइड होंगे तो नई सेल्स का निर्माण होगा, वो भी पुरानी से एकदम सेम होता है। 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, मीन्स एक पैतृक कोशिका से एक जो होता है एंसेस्टर से 2 न्यू बेबीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से सेल डिवीज़न इसमें पाया जाता है। असेक्सुअली और बाइनरी फिजन के थ्रू सेल डिवीज़न होता है। एंड सेल वॉल फॉर्मेशन, और मीजोसोम का यह भी कार्य है कि ये कोशिका भित्ति का निर्माण करता है या सेल वॉल फॉर्मेशन करता है। सो दोस्तों यहाँ से देखिए, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। और मीजोसोम जो है वो रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन और सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है। अब आइए जानते हैं राइबोसोम के कार्य क्या होते हैं, और इसमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। इन एनी राइबोसोम के अंतर्गत देखिए, इन एनी प्रोकैरियोटिक सेल, किसी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर 70S राइबोसोम इज़ फाउंड, 70S राइबोसोम ही पाया जाता है। इसमें 80S राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन फॉर द सेल बॉडी। और राइबोसोम क्यों पाया जाता है, क्या आवश्यकता है इसकी, तो विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन फॉर द सेल बॉडी। ये राइबोसोम जो होता है ये कार्य करता है प्रोटीन सिंथेसिस का, या प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, मीन्स प्रोटीन संश्लेषण करता है या प्रोटीन का निर्माण करता है कोशिका की बॉडी के लिए, किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के। सो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आपने इन पॉइंट्स को जाना, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, एब्सेंस ऑफ ट्रू हिस्टोन प्रोटीन, साइज, नो ऑर्गेनेल्स, मीजोसोम एंड राइबोसोम। आज आपको क्लास कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा ताकि हम बता सकें। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।